हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से परचम क्लासेस में। आज की क्लास में देखिए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस जो हैं एसएससी ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं। टीसीएस जिस एग्जाम को कंडक्ट करता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो आपके एग्जाम को कंडक्ट करती है। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीपीओ है, सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, टीसीएस उनको कंडक्ट कर रहा है। तो टीसीएस किस तरीके के क्वेश्चन पूछ चुका है, तो पहले ये 2018 से लेके 2023 के पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे रही हूँ। देखो, आपको पता है कि एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स हमारी ऐप पर है, जिसके अंदर सारे जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के साइंस, ये सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कवर्ड है। अब तैयारी तो आपकी हो गई, अब तैयारी कितनी हुई है या आपने सही दिशा में तैयारी की है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपको टेस्ट सीरीज से पता लगेगा। और परचम ने एसएससी टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जो सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप, 5500 क्वेश्चंस इसके अंदर आपको बिल्कुल अपडेटेड फॉर्मेट में मिलेंगे। डिटेल्ड क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस है उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मिलेगा। हमारी पूरी टीम उसको रेगुलर अपडेट करती रहती है। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों लेवल का ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई है। आप परचम क्लासेस की ऐप पर जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। फिर ये दो बैचेस आप देख रहे हो, एक इकोनॉमी का, एक पॉलिटी का, आप लोग दोनों में एनरोल कर सकते हो। दो सेपरेट बैचेस हैं। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ इकोनॉमी मुझसे पढ़ना है या सिर्फ पॉलिटी मुझसे पढ़ना है तो आप लोग इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो। ये सेपरेट सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच जो है वो परचम ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, मैं कैसी पॉलिटी या इकोनॉमी पढ़ाती हूँ तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ इकोनॉमी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। क्या आप मुझे समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, तो उस हिसाब से आप वहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन, इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। देखो, ये जो क्वेश्चन की पूरी जो सीरीज है ना, इसमें मैं आर्टिकल स्पेसिफिक बात बहुत करूंगी, तो ताकि आपको आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद हो जाएं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्टिकल बेस्ड। तो इसने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वॉचडॉग है फ्री और फेयर इलेक्शन का, वो कौन से आर्टिकल में आता है। वो आर्टिकल 3 to 4 में आता है। 356 क्या है आपको पता है, 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल है। ठीक है, आर्टिकल 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। और आर्टिकल 101 क्या है, ये जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड है। किससे, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो आपको यूं पता है कि बाकी तीन इससे रिलेटेड नहीं है, तो बचा आर्टिकल 3 to 4, ये हमारे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनीवन फ्रॉम एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्री माइंस एक्सेट्रा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको पता है कि जोखिम भरे काम में नहीं डाला जा सकता, फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं करवाया जा सकता। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। चाइल्ड लेबर की जो बात है, प्रोहिबिशन की जो बात है, वो कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, वो आर्टिकल 24 में लिखी हुई है। किसमें, आर्टिकल 24 में लिखी हुई है। 23 में क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, मानव तस्करी, एनफोर्स्ड लेबर, इनकी बातें हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक रहा है। ठीक है, 26 क्या है, रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। 26 जो है रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। 25 भी किसकी बात करता है, रिलीजियस फ्रीडम की ही बात करता है। ठीक है, सेक्युलरिज्म की बातें करता है। तो बचा कौन सा, आर्टिकल 24, जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that there shall be a commission for socially and educationally backward classes to be known as National Commission for Backward Class। कहता है कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि एक बैकवर्ड क्लास कमीशन होना चाहिए। देखो, ये जो है पहले क्या था, नेशनल कमीशन ऑन SC/ST, ये एक कॉमन था आर्टिकल 338 के अंदर, आर्टिकल 338 के अंदर। फिर बाद में क्या किया, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 338 के अंदर छोड़ दिया SC के लिए कमीशन, 338A के लिए अंदर ले आए ST के लिए कमीशन, और 338B के अंदर ले आए बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन। तो आर्टिकल 338B जो है वो बैकवर्ड क्लास से डील करता है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी। बहुत आसान सवाल पूछा था एसएससी ने। 14 से 18 इक्वालिटी से डील करता है, 19 से 22 फ्रीडम से डील करता है, लिबर्टी से डील करता है, 25 से 28 रिलीजियस फ्रीडम से डील करता है,
और 23-24 जो है एक्सप्लॉयटेशन से डील करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो हमसे पूछा इक्वालिटी से क्या आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा 14 to 18। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन एज ऑफ अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 के अनुसार भारत के अंदर कितने शेड्यूल हैं। अब देखो, जिस समय 1949 में या 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय 8 शेड्यूल भारत के अंदर थे। धीरे धीरे होता क्या है, 1951 में 9th शेड्यूल भारत के अंदर ऐड हो जाता है। फिर 1985 में 52nd, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। फिर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से 10th शेड्यूल जो है वो इंडिया के अंदर ऐड हो जाता है, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बातें हैं। फिर क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 1993 में, जिससे 11th शेड्यूल जो है वो ऐड हो जाता है, जो पंचायती राज से डील करता है, पंचायत से या पंचायती राज से डील करता है। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो भी 1993 में आता है, जो 12th शेड्यूल से डील करता है और जिसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के दिन भारत के अंदर यानी 2021 के दिन भारत के अंदर जो है 12 शेड्यूल है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। शुरुआत में 8 थे, 4 बाद में ऐड हुए। Which of the following article of Constitution of India states that the Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matter enumerated in Union List? आपको पता है कि शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। अब स्टेट लिस्ट पे स्टेट कानून बनाता है, यूनियन लिस्ट पे यूनियन कानून बनाता है और कंकरेंट पे दोनों कानून बना सकते हैं। तो जो यूनियन लिस्ट है उस पे यूनियन ही कानून बनाएगा, ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात आर्टिकल 246 में लिखी हुई है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल 246 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आएगा। आपको पता है कि पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप से डील करता है, पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है, पार्ट 5 जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, पार्ट 6 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है या स्टेट एग्जीक्यूटिव से डील करता है। तो इस तरीके से आंसर सिटीजनशिप के लिए क्या आ जाएगा, पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप से डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आर्टिकल 57, भारत संविधान का आर्टिकल 57 क्या कहता है, री इलेक्शन की बातें करता है। प्रेसिडेंट के जो पद है उसके लिए री इलेक्शन की बातें आर्टिकल 57 करता है। तो क्या एलिजिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या और प्रोविजन लिखे हुए इसके ऑफिस को लेके, और ये री एलिजिबल मतलब री अपॉइंटमेंट री इलेक्शन इसका हो सकता है या नहीं। तो आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 360 किससे डील करता है। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें हैं। ठीक है, राइट टू लाइफ किस में है, आर्टिकल 21 में है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में है, पहले 31 में था पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको यहां से हटा के 300A में ले गए। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 360 का फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक भी नहीं लगी, कभी भी नहीं लगी भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowered the parliament to provide by law for continued use of English for official purpose even after 25th of January 1965। कहता है कि इंग्लिश का कॉन्टिन्यूअस यूज 1965 के बाद भी पार्लियामेंट में होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी, ये बात 343 सब सेक्शन 3 में लिखी है। आर्टिकल 343 शुरुआत में देखो जब संविधान बनता है ना, तो ये कहा 15 साल के लिए यानी 1950 में लागू हुआ, 1965 तक के लिए इंग्लिश का यूज होगा पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन बाद में ये कह दिया कि इसका कंटिन्यू यूज रहेगा, आर्टिकल 343 सब क्लोज 3 में ये बात लिख दी गई। अगली बात, पार्ट डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो ट्रेड एंड कॉमर्स की जो फ्रीडम है वो आर्टिकल 13 दुलाता है। आर्टिकल पार्ट 13 के अंदर ये बात है, आर्टिकल 301 इससे डील करता है। तो आंसर क्या आएगा, पार्ट 13 जो है वो इससे ट्रेड कॉमर्स की फ्रीडम से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मनी बिल कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो बहुत आसान सवाल है, आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल की बात है। आर्टिकल 123 जो है ऑर्डिनेंस पावर बताता है, राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बताता है, ये मनी बिल के बारे में बताता है। कौन बिल मनी बिल होगा नहीं होगा ये फाइनल डिसीजन लोकसभा स्पीकर का होता है, लेकिन आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है कौन कौन से बिल को आप मनी बिल घोषित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
Which article of Constitution of India declares that the law inconsistent with Part 3 before the commencement of Constitution of India 1950 are void? कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 13 के अंदर, क्योंकि ये नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ देता है। आर्टिकल 13 क्या बताता है कि कानून क्या नहीं है? तो हमने पूछा क्या नहीं है भाई कानून, तो संविधान ये कहता है कि कानून, कोई भी वो चीज कानून हो ही नहीं सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हो। इसलिए आंसर 13 के अंदर ये बातें बताई हुई है, जहां जुडिशियल रिव्यू की बातें भी है। आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा के टोटल मेंबर किससे ज्यादा नहीं हो सकते? 250 से ज्यादा नहीं हो सकते। 238 इसके अंदर स्टेट और यूटी के लोग होते हैं, ठीक है, स्टेट और यूटी के लोग होते हैं, और 12 जो है इसके अंदर नॉमिनेटेड लोग होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। 12 नॉमिनेटेड होते हैं और स्टेट और यूटी से इलेक्टेड होते हैं 238 लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? आर्टिकल 21 किससे डील करता है? तो राइट टू प्रॉपर्टी बताया मैंने, आर्टिकल 300A, फंडामेंटल ड्यूटी 51A, राइट टू लाइफ 21, नेशनल इमरजेंसी 352। तो 21 पूछा है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 से डील करेगा। अगला क्वेश्चन है एज ऑफ जुलाई 2020 हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंट फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया? 2020 के अकॉर्डिंग कितने फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डेट डाली हुई है। 2020 तक भी हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटी थे। शुरुआत में 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, 10 फंडामेंटल ड्यूटी भारत के संविधान में आई। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो शामिल कर दी गई, और तब से लेके आज तक भारत के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? मतलब कि कौन सीट्स का एलोकेशन करता है स्टेट्स के अंदर, जो 4th शेड्यूल है वो इससे जुड़ा हुआ है। 5th और 6th आपको पता है रिजर्व एरिया की बातें कर रहे हैं। 8th जो है लैंग्वेज की बातें करता है, 8th शेड्यूल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज है। जो 4th है वो राज्यसभा की सीटों के एलोकेशन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी गवर्नर ऑफ अ स्टेट? कौन सा आर्टिकल कहेगा कि भारत में एक गवर्नर होगा? आर्टिकल 153 में ये बात लिखी हुई है कि स्टेट में एक गवर्नर होगा, नॉट इन भारत, स्टेट में एक गवर्नर होगा, राज्य में एक गवर्नर होगा। Which article of Constitution of India directs the state to secure a social order for the promotion of welfare of the people? कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के वेलफेयर को मेंटेन रखना? ये बात आर्टिकल 38 के अंदर है, ठीक है, आर्टिकल 38। आर्टिकल 42 तो ह्यूमन लाइफ कंडीशन की बातें कर रहा है, 44 सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 45 है 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री शिक्षा, और 38 के अंदर क्या है, वेलफेयर की बातें हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात आर्टिकल 52 में है, आर्टिकल 52 में, और वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू एंश्योर द राइट ऑफ सिटीजन टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सबके पास होना चाहिए, ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 39 के अंदर है। आर्टिकल 39 के अंदर बहुत सारे ए से लेके एफ तक बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, पर इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक हाथ में ना हो, इक्वल वर्क इक्वल वेज की बातें हैं, मिनिमम वेजेस की बातें हैं, एडिक्वेट लाइफ की बातें हैं, एडिक्वेट लाइवलीहुड की बातें हैं, ये बात आर्टिकल 39 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्टिकल 76 कौन सी पोस्ट से जुड़ा हुआ है? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूसीसी के लिए आर्टिकल 44, अभी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। Which of the following articles of the Constitution of India provides the procedure for impeachment of the president? भारत के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल से होता है? आर्टिकल 61 से। किससे? आर्टिकल 61 से। आर्टिकल 51 क्या कहता है? ये आपके डीपीएसपी के अंदर है, और ये इंटरनेशनल पीस की बातें कर रहा है, इंटरनेशनल पीस की बातें कर रहा है।
52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 67 राष्ट्रपति के इलेक्शन से ही रिलेटेड है, तो आंसर आ जाएगा 61 में इम्पीचमेंट की बातें हैं। भारत के राष्ट्र संविधान के अनुसार, मतलब पब्लिक पुलिस ऑर्डर आर द स्टेट सब्जेक्ट्स अंडर द डैश शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने अभी अभी आपको बताया कि कौन से शेड्यूल के अंदर ये तीनों लिस्ट का जिक्र है। 7th शेड्यूल के अंदर ये तीनों लिस्ट है। तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो वो भी 7th शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। Which of the following article of Constitution of India states that Hindi in Devanagari script shall be the official language of the Union? हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ये बात आर्टिकल 3431 कहता है। अभी अभी हमने देखा था 3433 क्या कह रहा था कि इंग्लिश का कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। 343 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में ये काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Which article of Constitution of India defines the power of the President to grant pardon and to suspend, remit, commute sentences in certain cases? अब देखो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है, वो किसी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसका नेचर बदल सकते हैं, स्टे दे सकते हैं, और ये पार्डनिंग पावर जो है वो आर्टिकल 72 के अंदर है। कहाँ है? आर्टिकल 72 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बातें आर्टिकल 352 में है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की ये बात है, नेशनल इमरजेंसी की बातें हैं। और 3 केस के अंदर, जैसे अगर वॉर हो जाए, इंटरनल एग्रेशन हो जाए, ठीक है, इंटरनल एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रेबिलियन हो जाए, आर्म्ड रेबिलियन, इन 3 केस के अंदर आर्टिकल 352 से नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। तो ये बात प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 352 के अंदर लिखी हुई है, और अब तक भारत के अंदर 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। कब कब? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भारत में नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? आर्टिकल 149 के अंदर ये सारी बातें हैं कि उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या पावर होंगी, कैसे वो अपॉइंट होंगे, ये सारी बातें। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ये बात कहाँ है? ये बात आर्टिकल 63 में है, आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 45 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल 63 भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल इज हाईलाइटेड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा? 361, 345, 330 या 326? देखो इसके अंदर आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में लिखा हुआ है कि SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ GST काउंसिल? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो काउंसिल है वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, और आर्टिकल 279A के अंदर इसको शामिल किया गया है, और इसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? आर्टिकल 279A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू, कौन सा? राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से शामिल हुआ, और ये कहा कि लाइफ के साथ साथ लाइफ तभी अच्छी होगी, डिग्निटी से आप तभी जी पाओगे जब शिक्षा आपके पास होगी, तो शिक्षा के अधिकार को भी इसमें जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंसर 343 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर? गवर्नर की पार्डनिंग पावर किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 161 में, ठीक है। राष्ट्रपति की लिखी हुई है 72 में, और ये लिखी हुई है 161 में। उसके बाद, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द बॉडी विच इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी जिसका जिक्र संविधान में नहीं है, जिसको कोई आर्टिकल नहीं मिला हुआ। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, यूपीएससी आर्टिकल 315। ये जो है ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
दिस इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मेंबर ऑफ यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और टिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ डैश ईयर्स। जो मेंबर है यूपीएससी के वो 6 साल और कितनी उम्र पूरी होने तक अपना काम करेंगे, 65 ईयर्स की एज पूरी होने तक। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 साल पहले पूरे हो जाए या 65 साल की उम्र। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द, कौन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉर 5 years। एक चेयरमैन होंगे और 4 अदर मेंबर होंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट कर। द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डैश। प्लानिंग कमीशन जो बना था वो 15 मार्च 1950 को बना था, ठीक है, 1950 को, और 1 जनवरी 2015 को इसको हटा दिया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमने नीति आयोग बना दिया था। लेकिन ये बना था 15 मार्च 1950 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 15th फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर। कितने साल के लिए 15th फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, ये सबको पता है, 5 years के लिए, ठीक है। 2020 से 2025 के लिए इनको काम सौंपा गया था। एनके सिंह जो है, एनके सिंह इसके चेयरमैन थे। अब तो अरविंद पानागरिया 16th फाइनेंस कमीशन के हैं, एनके सिंह इनके चेयरमैन थे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। प्लानिंग कमीशन, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नीति आयोग, इन सभी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, तो आंसर आ गया सी। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का टेन्योर क्या है, जो चेयरमैन है उनका टेन्योर जो है या तो 6 साल पहले पूरे हो जाए, ठीक है, या फिर 62 साल की उम्र पहले पूरी हो जाए। तो आंसर क्या आएगा, 6 years या 62 years, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है वो है 6 years पहले पूरे हो जाए या 65। फिर से बता रही हूं मैं, यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन का है 665, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का है 6 और 62, चीफ इलेक्शन कमीशन का है कितना, 6 और 65, ठीक है, इसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर ज्वाइंट सिटिंग के अंदर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों ही ना हो तो उस मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा, उस मीटिंग को प्रिजाइड करने का काम होगा डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी मेंबर नहीं होता, इसलिए उनको कभी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाते। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेंगे डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द फेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। एक पंचायत के गठन का चुनाव मतलब कितने समय पहले ही एक नई पंचायत बना दी जाती है, 6 months पहले ही एक नई पंचायत बना दी जाती है अगर टाइम पूरा होने वाला हो। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन मैटर रिलेटेड टू। अब इसका आंसर मैं तुम पे छोड़ती हूं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर देना कि यूनियन लिस्ट के अंदर इनमें से कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे थे। उम्मीद करती हूँ आपको आइडिया लगा इन 50 क्वेश्चन से कि किस तरीके से किस दिशा में हमको तैयारी करनी है। आगे मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।